अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। एक तरफ हुकूमत ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 को कसरत राय से सेनेट से मंजूर करवा लिया है, तो दूसरी तरफ PTI की क़यादत 8 सितंबर को इस्लामाबाद में संगजानी में जलसे की तैयारियां कर रही है। अब से कुछ देर पहले ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस जलसे की इजाज़त तो दे दी गई है। इससे पहले PTI के दूसरे रहनुमाओं के साथ वज़ीर आला KP इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस जलसे को लीड करना है। गंडापुर के मुताबिक जलसे में रुकावट खड़ी की गई तो तमाम रहनुमाओं को तैयार रहना होगा। जिस तरह 22 अगस्त को मशीनरी के साथ निकले, उसी तरह इस बार भी तैयारी के साथ निकलेंगे। तमाम मेंबरान सूबाई असेंबली 1,000 अफराद को लाने का बंदोबस्त करेंगे, जो करीबन 1 लाख से जायद बनते हैं। जिन हलकों से PTI को शिकस्त हुई है, वहां से पार्टी के आम इंतखाबात में उम्मीदवार काफिले लाने के जिम्मेदार होंगे। जराए का बताना है कि इस बार भारी मशीनरी एक दिन कबल ही सवाबी पहुंचाई जाएगी। बुलडोजर और दीगर मशीनरी 7 सितंबर को सवाबी पहुंचाई जाएगी। 7 सितंबर तक कॉर्नर मीटिंग्स और घर घर वर्कर्स को तैयार करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। PTI की क़यादत के मुताबिक NOC मनसूख करने का इस बार भी इम्कान है। वर्कर्स और रहनुमाओं को तमाम रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचने की हिदायत दी जाएंगी। इजलास में यह हिदायत की गई है कि पहले इकट्ठे जाएंगे, हालात खराब हुए तो हर कोई जलसागाह में इनफरादी तौर पर पहुंचे। एक तरफ PTI की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ सेनेट से मंजूर किए गए बिल पर सवालात हो रहे हैं कि क्या PTI को जलसे से रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। बिल के मतन के मुताबिक जलसा करने से 7 रोज पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तहरीरी दरखास्त देना होगी और जलसे की वजूहात और इसके दौरानिए का भी बताना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त देने से कबल अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगा। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है, जहां जलसे की मुमानियत होगी। मजिस्ट्रेट के फैसले की खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा भी तजवीज़ की गई है। दोबारा खिलाफ वर्जी करने पर 10 साल तक कैद की सजा भी बिल में तजवीज़ की गई है। PTI और अपोजिशन की कई जमातों के साथ साथ मुताबिक दूसरे हल्के भी इस बिल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में पुरअमन जलसे जुलूस करने का पूरा आईनी हक मौजूद है, मगर गुज़िश्ता 10 सालों में इस्लामाबाद के अहम तरीन मकामात मुख्तलिफ तरह के सियासी, समाजी, मजहबी, हत्ता के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले गिरोहों के एहतजाज का गढ़ बनते जा रहे हैं, जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। क्या किसी भी सियासी और मजहबी जमात या गिरोह को अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए आम शहरियों के हुकूक को पामाल करने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या दुनिया के फंक्शनल जमहूरी ममालिक में भी ऐसे हक को बर्दाश्त किया जाता है कि दारुल हुकूमत के अहम तरीन शाहराहों को जलसे, जुलूस और धरनों के जरिए बंद करके शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाए? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी, इफ्तिखार अहमद और ज़ैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। ये याद दिला दें कि गुज़िश्ता करीबन 6 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 बार जलसे की कॉल दी। या तो आखिरी घंटों में वो NOC कैंसिल होता रहा और जो आखिरी 22 अगस्त का जलसा था उसे PTI ने खुद मनसूख कर दिया था। तो पैनल के लिए सवाल इसी पूरी सूरत हाल पर। PTI हर हाल में जलसे के लिए पुरजोश, भरपूर तैयारियां और प्लान्स, हुकूमती बिल पर मुतादिद हलकों की तशवीश। क्या अब की बार PTI जलसा करने में कामयाब हो पाएगी? शहजाद चौधरी साहब, PTI अपने एहतजाजी जलसों की वजह से एक नाम रखती है, मगर गुज़िश्ता 6 माह से कामयाब नहीं हो पाई। अब की बार हो जाएगी? देखिए, आप तो ऐसे सवाल पूछ रही हैं कि जैसे कोई जंगी महाज है। एक सियासी अमल है और आइन और कानून के नीचे तहत ये सियासी अमल है, तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि वो ये जलसा ना कर पाएँ। अगर उनके पास इजाज़त भी है इस्लामाबाद के कमिश्नर की तरफ से और बाकी उनके लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से, तो ज़रूर मेरे ख्याल में उनको किया जाना चाहिए। अलबत्ता एक चीज़ और ज़रूर है कि क्या इस्लामाबाद की हदूद का तयन बड़े क्लियर अंदाज में भी कर दिया जाना चाहिए। इसके अंदर ज़रूर हुआ होगा, पहले से हुआ होगा और पता होगा कि इस्लामाबाद की हदूद कहाँ है। उससे बाहर, ज़रा बाहर, मेरे ख्याल में कमिश्नर इस्लामाबाद की हदूद के से बाहर हो जाती है बात। तो क्या इस्लामाबाद की हदूद के अंदर ही जलसा होना चाहिए या जलसा होना चाहिए और वो जलसा इस्लामाबाद की हदूद के ज़रा बाहर मुत्तसिल भी हो सकता है? ये PTI को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सोचा जा सकता है कि हाँ, ये जो मकसद है इस बिल के लाने का, ये आप जो उनकी परमिशन है उनको दी गई है उसको आखिरी वक्त पे कैंसिल होने का, उसकी जेन्युइन वजूहात भी हो सकती हैं, ये भी याद रखना चाहिए। और अगर वो जेन्युइन वजूहात हैं तो उसका भी अगर वो तयन कर लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर उनके पास ऑल्टरनेट प्लान अपना ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर PTI ये जलसा नहीं करेगी तो PTI के लिए एक मोहलिक ज़रब होगी। ये वजह यह है कि जो पिछला जलसा हुआ उससे उनका वर्कर बहुत मुतनफ़र हुआ,
چاہے وہ جس وجہ سے بھی کیا گیا، جس طریقے سے بھی کیا گیا، اور جو اس کے اندر وجوہات تھیں اس کی وجہ سے کیا گیا، لیکن اب اگر ایسا عمل دوبارہ دہرایا جائے گا تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اپنے سیاسی عمل کے کانٹیکس میں، اور اپنے ورکر کی لائلٹی اور اس کی جو وفاداری ہے اس کے کانٹیکس میں، اس کو کسی بات پہ یقین نہیں رہے گا. تو جلسہ پی ٹی آئی کے لیے کرنا از حد ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری اسلام آباد کی حدود میں ہی ہونا چاہیے یا ساتھ والی کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے. جہاں تک اس ریگولیشن کا، اس آئین کا، اس بل کا تعلق ہے، دیکھیے نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور نیتوں کا ہم جیسے لوگ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کا اظہار صرف عمل میں ہوگا. اگر عمل ایسا ہوا جو کہ یہ واضح کر دے گا اور بتائے گا کہ ہاں اس قانون کے پیچھے بدنیتی شامل تھی، تو وہ بھی ظاہروں کے سامنے آ جائے گی. پی ٹی آئی کو البتہ اپنا جلسہ ضرور کرنا چاہیے. کیا وہ جنگ لے کے جنگ کے محاذ پہ آ رہے ہیں؟ ایسا ان کو بھی نہیں سوچنا چاہیے. لیکن جب اس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی یا سیاسی جبر کا معاملہ ہوتا ہے، شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت پر جو گنڈا پور صاحب جیسی گفتگو کر رہے ہیں، جو گنڈا پور صاحب بیانات دے رہے ہیں، وہ جنگی محاذ سا ہی نقشہ کھینچتے ہیں کہ اگر این او سی ہو بھی گیا تو بھی آئیں گے، پلان اے، پلان بی، پلان سی کی باتیں ہو رہی ہیں. ماضی میں وہ آئے بھی اس طرح، اگر آپ یاد کریں تو سوار ہو کر اور بھاری مشینری لے کر. کیا ماحول ایسا ہے کہ ان کو سپورٹ ملے گی جلسے کے لیے اگر یہ صورت ہوئی؟ میں ضرور یاد کرتا ہوں، کیونکہ لیکن میں گنڈا پور نہیں ہوں اور میں پرویز خٹک بھی نہیں ہوں. اس لیے میں تو وہ بات کروں گا جو کہ جس طریقے سے بات سوچنی اور کرنی چاہیے. پاکستان ہے نا، پاکستان کے اندر کوئی انتشار. دوسری بات، اگر وہ اس طرح کا کام کریں گے تو 9 مئی کے بعد ایک اور چیز ان کے ذمہ لگ جائے گی، پرووک ہو جائیں گے. ان کو پرووک کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں سے. تو ان میں اتنی سیاسی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا پیر نہ رکھیں جو کہ گیلی زمین پہ پڑتا ہو، کیونکہ وہاں سے پھسلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس قانون کی حد کی میں بات کر رہا تھا. اس قانون کو البتہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قانون ہے اگر یہ سب پہ لاگو اسی طریقے سے ہو. کیا اسلام آباد کے اندر جلسے ہونے چاہیے؟ ضرور ہونے چاہیے. کہاں ہونے چاہیے اس کی جگہ متعین کر دی جائے، اور آئندہ فیض آباد کے اوپر آ کے کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی پارٹی اس طریقے سے قبضہ نہ کرے جس طریقے سے آج تک کرتی رہی ہے. کیونکہ اگر ایسا اگر ہوا تو پھر ریاست کی ناکامی ہوگی. ریاست اپنا منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ اتنے قوانین کے بعد، اتنی نیک نیتی کا اظہار کرنے کے بعد، 2014 کے دھرنے کی وجہ سے چینی صدر کا نہ آنا، اور اس کے بعد پھر فیض آباد میں آ کے لوگوں کو اس طریقے سے ان کے حقوق سے، عام پبلک ان کے حقوق سے ڈائیورس کرنا، یہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے دلوں پہ لکھی ہوئی ہیں. ہم اس طرح آئندہ نہیں ہونے دیں گے. اگر ہوگا تو یہ حکومت جو کہ ریاست کی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ دار ہوگی. تو کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن سب کے ساتھ برابر کیجئے اور اپنے اس قانون کا عمل بھی کیجئے، اور یہ یقین رکھیے کہ سب کو سیاسی طور پر، آئینی طور پر اس کا حق بھی دیا جائے. درست ہو گیا. افتخار صاحب، 5 جلسے منسوخ کر چکی کال کرنے کے بعد پی ٹی آئی. 22 اگست کے بعد بڑا سوال بھی کھڑا ہوا، ابھی شہزاد صاحب نے بھی جیسا مینشن کیا، کارکن بھی خفا ہوا. اس وقت ملاقاتیں، رات کے رابطے، صبح کی ملاقاتیں، اور پھر گنڈا پور صاحب کے کردار کے اوپر بھی بات ہوئی. کیا وہ گیلی زمین پر پاؤں رکھیں گے یا محتاط ہو کر آئیں گے اگر آئے تو؟ دیکھیے بات یہ ہے، جس نے شہزاد نے کہا کہ قانون بہت اچھا ہے، اس پہ سب کو عمل کرنا ہوگا، اے پارٹی، بی پارٹی، سی پارٹی، ڈی پارٹی پہ. اب اگر ایک پارٹی اپنے ساتھ مشینری لے کے آ رہی ہے تو کیا وہ کو کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتی ہے؟ سنگجانی پر کوئی بلڈنگیں بنانی انہوں نے، اور مشینری ایک دن پہلے لا کے بارڈر پہ کھڑا کر دینا. دیکھیں نیتوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن اعمال جو ہیں اس پہ ہم بات تو کر سکتے ہیں. اور آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دن پہلے مشینری لیں. بھائی مشینری کائے کو لے کے آ رہے ہیں؟ خندقیں کھودنی ہیں، کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ پھر خود ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ کنٹینرز اٹھانے ہوتے ہیں نا، اگر راستہ اگر بلاک ہوتا ہے. غلط. دیکھیں بات سن لیں جی، یہ آپ ان کو، آپ جیسے دوست ان کے جو ہے نا، ان کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ جہاں پہ وہ گیلی زمین پہ پاؤں رکھ دیں گے، بالکل رکھ دیں گے اگر یہ اس قسم کی معاملہ. یہ جو قانون سر انہوں نے 22 اگست کو منسوخ کیا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. وہ پارٹی ہیں، وہ آج منسوخ کر دیں. تو کیوں رکھیں گے دوبارہ گیلی زمین پہ؟ اس وقت بھائی تو پھر یہ مشینری کس لیے لا رہے ہیں؟ خندقیں کھودنی ہیں، کنسٹرکشن بنانی ہے، بلڈنگیں بنانی ہیں، وہاں پہ بنیادیں بنانی ہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا، نیتیں اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے تو اعمال پہ بات کرنی ہے. دیکھو I am a person who believes in political activity. میں خود سیاسی جلسوں میں شامل رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، رنگ کرتا رہا ہوں،
उसके लिए नारे मारता रहूं, दीवारों पे पोस्टर लगाता रहूं, लाउड स्पीकरों पे अनाउंसमेंट करता रहूं, ठीक, मैं इसका हामी हूँ। लेकिन मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने जलसे के साथ एक मशीनरी को लेकर चलूँ और एक सूबे की जो सरकार के मुलाजमीन हैं उनको लेके चलूँ एक सियासी जलसे के लिए। पहली बात तो यही गलत है कि आप रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने का हक नहीं रखते फॉर ए पॉलिटिकल प्रोसेशन और पॉलिटिकल मीटिंग। ये आप गलती कर रहे हैं। आप उस आदमी के लिए मुश्किलात में इजाफा करना चाह रहे हैं जो जेल में है। अब ये जो कानून पास किया गया है इसमें तमाम चीज़ें के साथ इत्तफाक करते हुए एक दो चीज़ें ऐसी हैं, मसलन 2C, 2F, 5C ऐसी हैं जो तवज्जो तलब हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मशीनरी लेके आ जाएं। मुझे मशीनरी पर इतराज़ पहले भी था जब ये हेलीकॉप्टर पे आए और एक ट्रक पे चढ़े, ट्रक से आगे सब मशीनरी जा रही थी। ये गलत है। हम ये तस्वर ही चढ़ाई का है। मतलब ये एक्शन जो है कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हो तो लगता है कि आप चढ़ाई करना चाहते हैं। किस पे आप चढ़ाई करना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद के इलाके में। कहाँ से? एक सूबे की बाउंड्रीज को क्रॉस करके। क्या मैसेज आएगा कि एक सूबे ने वफाक के ऊपर हमला कर दिया? मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है ऐसा मौका न दो कि ये लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल करे, और अगर ये मौका दोगे तो फिर ये अल्फाज भी इस्तेमाल होंगे। साहब अगर उनके रास्ते खुले रहते हैं, एनओसी मौजूद रहता है, मनसूख नहीं होता, तो क्या आपके ख्याल में वो एक भरपूर जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे? मेरी बात सुन लो। ये तुम्हारी ख्वाहिशात पर तो मैं नहीं चल सकता ना, मैं तो सवाल का जवाब दूंगा ना। मैंने पाकिस्तान की तारीख में सियासी जलसे देखे हैं बहुत बड़े। यानी एयर मार्शल अजहर खान का जुलूस निकला, सारी रात चलता रहा कराची में। सही। उसके आगे कोई मशीनें नहीं थी, बुलडोजर नहीं थे, क्रेन नहीं थी। ठीक है। तो अब यह है कि खुद आप कराची तंग आ गए हैं इस्लामाबाद वाले जी। वो शहरी कहते हैं हमारी जिंदगियां हराम हो गई हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ तबाह कर दी है इन लोगों ने। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जलसा करें, जो शराइत हैं उसके मुताबिक करें, और याद रखें ये जलसा आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए। और मैं खुशी का इजहार करता हूँ कि आखिरकार आपने मान लिया कि पार्लियामानी डेमोक्रेसी और पार्लियामानी निज़ाम और सियासी अमल ही पाकिस्तान के अंदर चलेगा। ज़ैगम साहब, केपी से क्या भरपूर हुकूमती वसाइल के साथ आने की ज़रूरत है गंडापुर साहब को? ये कुछ उनकी अंदरूनी मीटिंग से जो रिपोर्टेडली आज पेपर्स में है कि अगर रोका गया, अगर एनओसी आपकी बार मनसूख किया गया, पहुंचेंगे हर हाल में और गंडापुर साहब लीड करेंगे। एक तो इसको बताइएगा, क्या अगर तो नहीं कुछ रोका गया तो एक कामयाब जलसा कर लेंगे? दूसरा, क्या दुनिया के कोई भी वफाक अपनी किसी भी इकाई को ऐसी इजाजत दे सकता है जो यहाँ रिवायत बनी रही गुज़श्ता कुछ सालों में, चढ़ दौड़े इस्लामाबाद की तरफ? क्या वो चढ़ दौड़े हैं? क्या वो कंटेनर आ गए हैं? वो टैंक लेकर आ गए हैं? इस्लामाबाद पे हमला हो गया है कि कानून बना दिया गया है? जब कोई कानून तोड़ेगा तो सजा दे देना। कानून तोड़ने से पहले भी दी जाती है। कानून होगा तो तोड़ने की सजा मिलेगी ना? भी बात की जाती है कि वो ऐसा करेंगे। भाई करेंगे तो सजा दे देना। देखिए पिछले कानून तो होना चाहिए ना, उसके लिए कानून तो होना चाहिए। ये जो धरने होते रहे, सर मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए ना सर, आप उसके बाद जरूर मेरी इस्लाह कीजिएगा। नहीं, मैं आपकी इस्लाह नहीं कर सकता। पिछले एक दहाई में धरने होते रहे। जी कहिए पुलिस। सर मैं अर्ज करूंगा तो मेरी शायद बात उसमें आ जाएगी, आपका जवाब आ जाएगा। पिछले एक दहाई में जो धरने होते रहे, जो पुलिस के सर फाड़े गए, वो कानून के ना होने की वजह से थे। क्या वो जो हड्डियां तोड़ी गई पुलिस की, जो रास्ते बंद किए गए हफ्तों और महीनों, क्या इस वजह से कि वो कानून के मुताबिक था? कोई ऐसा कानून नहीं था जो उनको रोक सके कि आपने पुलिस की हड्डियां नहीं तोड़नी, आपने रास्ते बंद नहीं करने, आपने प्रॉपर्टी नहीं जलानी, आपने बसें नहीं जलानी? ऐसा तो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर इजाजत थी ना। इस वजह से वो हो रहा था ना। दारुल हुकूमत को ब्लॉक करने की, यरगमाल बनाने की कानूनी इजाजत है, इस वजह से हो रहा था। क्या कानून नहीं रोकता था? फिर क्यों नहीं रोका गया? अभी कल की बात है, धरना आया, बैठा, यरगमाल बनाया इस्लामाबाद, मुआहदा लेकर चला गया, रियायत देकर चला गया। क्या वो धरना कानूनी था? मौजूदा कानून इजाजत देते हैं इस बात की कि वो वहां बैठते, पूरे इस्लामाबाद को यरगमाल बुलाते? है ही नहीं, कानून का मसला है ही नहीं, ये नीयत का मसला है। अब आप मुझे एक बात बताइए,
5 जलसे पीटीआई के मनसूख हो गए ना, तो क्या मियां दे नारे बज रहे हैं? क्या पीटीआई की मकबूलियत उसके नतीजे में खत्म हो गई है? क्या इस्लामाबाद में सब लोग जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर ली? ये तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी इन्हें मनसूख करना पड़ा है। और अगर हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती? क्या उसके नतीजे में कोई पीटीआई को बहुत बड़ी चीज मिल जाती? और अगर वो सूबाई वसाइल इस्तेमाल करके आते तो उनकी क्या फेस बनती? कौन सी बड़ी बात है अगर जलसे वो लाते हैं वहां से, खैबर पख्तूनख्वा से, और इस्लामाबाद के मगरिब की तरफ, केपी की तरफ एक जलसा कर लेते हैं, तो कौन सा बड़ा कारनामा है जिससे पाकिस्तान की जमीन हिल जाएगी, मीनार पाकिस्तान में ज़लज़ला आ जाएगा? तो बुनियादी तौर पर आप ये देखिए कि फ्री स्पीच, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जमहूरियत की एसेंस है। उस पर गैर जरूरी पाबंदियां लगाना जमहूरियत को कुचलना है। ये हसीना वाजिद वाले शौक हैं, ये बात नहीं है। कानून ठीक हो साजी गया। की जरूरत ही नहीं है। दुरुस्त। जो गलत होता रहा वो पहले भी कानून के खिलाफ होता रहा। आप सबको बिठा के एक ज़ाब्ता अखलाक, दुरुस्त हो एक गया। ज़ाब्ता अखलाक उसके अंदर तय करे जलसों के बारे में। और जब कोई कानून तोड़ता है तो अमल दरामद करे ना, पहले क्यों नहीं किया? ठीक, अब आप दुरुस्त। अमल दरामद कर लें। चले, अब तो पीटीआई साहब को बहुत मोहब्बत है ना, तो एक दफा अब अमल दरामद कर ले पुराने, लेकिन फ्री स्पीच को किल ना करें। बिल्कुल ठीक। गैदर की क्या इतना ही बड़ा जुर्म है जलसा करना जितनी सजाएं रखी गई? बिल्कुल ठीक है आप मुझे अफसर। बताइए, जो हेट स्पीच होती है, हाँ। जहां मरने मारने पर उकसाया जाता है, उसमें तो कोई नहीं पूछता। दोनों सूरतों में यकीनी तौर पर पूछने की जरूरत है। आइन अगर आपको आज़ादी देता है अपनी स्पीच की और एक्सप्रेशन की, लेकिन ये भी साथ कहता है कि आपकी नाक तक की आज़ादी है, मगर हम ये शऊर नहीं दे पाए शायद लीडर से लेकर अवाम तक कि आपकी आज़ादी कहाँ तक की है। हमाद साहब, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, इमरान खान के खिलाफ मुमकिन तंग होता घेरा, और साथ साथ अगर कहा जाए मिलिट्री ट्रायल का खदशा, जो कि खुद भी कह चुके हैं, क्या 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा डू एंड डाई बन गया है पीटीआई के लिए? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आई थिंक बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड और इजाज़त दे दी गई है। एनओसी के बारे में साफ अहकामात आ गए हैं जो हम तक पहुँचे हैं, और ये बड़ा अच्छा फैसला है। जैसे जैगम साहब कह रहे थे कि ये कोई डू और डाई ऐसे ज़िंदगी मौत का मसला सर, ये नहीं बता बनना दें चाहिए। इजाज़तें पहले भी दी गई हैं पर आखिरी चंद घंटों में वो कॉलम। लेकिन बहरहाल हमें जो अब तक नज़र आ रहा है, हम एक मज़ीद मफरूज़ा अगर ऐड करेंगे तो फिर गुफ्तगू और नहीं, मैंने तो सिर्फ पीटीआई पे रखा है कि क्या कर पाएंगे। वी विल बी देन ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। हम तो पहले ही मफरूज़ों पे बात करते हैं। अच्छा जी, पिछला जलसा जब कैंसिल हुआ था तो हमें जिन हालात में हुआ, ये कह रहे हैं कारकुन बदल हो जाते हैं, कारकुनों के बदल होने का बहुत मवाद मौजूद था उस कैंसिलेशन में, और जो भी पैगाम आया या जो हिदायत आई, जिस तरह भी हुआ, वो जलसा मनसूख किया गया। लेकिन उसके साथ ही 8 सितंबर की तारीख भी बाहर आ गई थी, जिसका माना ये हुआ कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुई और ये तय पाया कि आपको हम एनओसी देंगे या आप जाकर करें। ये बात वैसे उन्होंने कही भी है, रऊफ साहब कल बैठे कहीं कह भी रहे थे कि हमारा तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक चीज़ थी और हमने एक अंडरस्टैंडिंग रीच की थी और हमने एनओसी हासिल किया था। जिसने भी जलसा करने से रोका अब वो मुकम्मल करवाएंगे, यानी कि गिव एंड टेक मुकम्मल होगा, आप ये कह रहे हैं इस जलसे के? बज़ाहिर यूं लग रहा है। अच्छा, इस आपने जिस तरह इशारा किया ना, फैज़ हमीद और ये सारी बातें, ये आपने ओवरऑल सिचुएशन जिसमें ये जलसा हो रहा है और इस जलसे की अहमियत क्या है उसकी तरफ आपने इशारा किया। खान साहब के लिए इसकी अहमियत क्या है इस वक्त? देखिए, उनके रास्ते यूं लग रहा है जैसे बंद हो रहे हैं, यानी उनको यूं लग रहा है कि मेरे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मस्तूत हो रही हैं राहें। किस तरह हो रही हैं कि यानी जो मिलिट्री कोर्ट वाली बात चल रही है ना, अगर उनका ट्रायल वहाँ पर होता है जैसे कि उन्हें अंदेशा है, तो उसमें बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ आ जाएंगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी और ये जो हम शोज़ करते हैं उनके हवाले से भी। माना ये है कि हम तक ये खबरें ही नहीं आएंगी उनकी, वो प्रेस टॉक्स तो नहीं होंगी, फिर ये तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे खबर जनरेट होती है ना कि रिश्तेदार मिलते हैं, पार्टी मिलती है, कोई ना कोई बात हर रोज़ बाहर आती है, तो वो सिलसिला नहीं रहेगा। इसी तरह दूसरा जो उन्हें लग रहा है कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, वो जजेस के मामले में जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत की नीयत के बारे में जो शकूक व शुबहात हैं पीटीआई को और खान साहब को, वो क्या है कि वो जो नरम गोशा वो समझते हैं कि जुडिशरी के कम से कम एक हिस्से में उनके लिए पाया जाता है, उस इक्वेशन को अगर डिस्टर्ब कर दिया गया, जो भी तरीका हम सुनते हैं कि जजों की तादाद तो हमदर्दी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जी, जजों की तादाद बढ़ा दी जाएगी, या जो अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट में कोई रखना डाल दिया जाएगा। तो इस बात से भी उन्हें लग रहा है कि ये रास्ते उनके लिए बंद हो रहे हैं। और ये बात तो हमें समझ आ ही जानी चाहिए अब तक कि एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत जो है वो किसी
तोड़ नहीं लग रही, या जिन शराइत पर वो करना चाहते हैं उन शराइत पर वो बातचीत नहीं हो पा रही। इस सूरत हाल में अब वो 12 सितंबर या 8 सितंबर वाला जलसा भी ना करें तो क्या करें? उनकी चॉइसेस क्या हैं? उनकी चॉइसेस आज भी वही हैं जो 8 फरवरी वाले दिन थी, यानी अवामी ताकत का मुजाहरा। 8 सितंबर को भी वो वही दोहराना चाहते हैं, यानी अवामी ताकत का मुजाहरा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अवामी ताकत के इजहार के। ठीक हो गया जी। एक ब्रेक, पैनल की इस राय के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम जो हमारा माशरती मसला है और जो अहमियत ज़रा लोगों की नज़र में और हुकूमतों की नज़र में कम रखता है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बच्चे कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं, मगर हमारे यहाँ ये सरमाया जिस्मानी और नफ्सियाती इस्तेहसाल का शिकार है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला से जो खबर आज रिपोर्ट हुई कि गुज़िश्ता कई साल तक तालिबात को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में सरकारी स्कूल टीचर के शौहर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तालिबात की वीडियोस भी बना रखी थी, जिसकी वजह से मुतासरा बच्चियां डर के मारे खामोश रहीं। मुतासरा तालिबात की उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान है। 5 बच्चियों के मेडिकल करवाए गए हैं, जिसमें बच्चियों से ज्यादती साबित हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की तादाद कहीं ज्यादा है, जिसका मुलजिम ने एतराफ़ भी कर लिया है। वाक़े के बाद स्कूल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के 8000 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां साल के पहले 6 माह में 1600 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हुए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज 8 से 10 बच्चे ज्यादती का शिकार होते हैं। रिपोर्ट ना होने वाले केसेस इसके अलावा हैं। जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात पंजाब में सबसे ज्यादा हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं। बहुत से केसेस में बच्चे जान से चले जाते हैं, जबकि ट्रॉमा तमाम उम्र उन बच्चों के साथ चलता रहता है। बच्चों को जिनसी ज्यादती और तशद्दुद से बचाने के लिए हर कुछ अरसे बाद नए कवानीन बनाने और मौजूदा कवानीन को सख्त करने की मश्क ज़रूर कर ली जाती है, मगर नताइज सिफर हैं। सवाल यह है कि जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है? हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? बढ़ते हुए वाक़यात रियासती नाकामी के साथ हमारे समाजी रवैयों और पेरेंटिंग पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तकनीकी वजूहात की बिना पर मुकदमात का ख़त्म होना, मुलजिमान का बरी हो जाना, निज़ाम इंसाफ पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत और माशरे को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? ये तमाम सवालात असल में इन तमाम मुतासरा बच्चों के हैं जो इस अज़ियत से गुज़रते हैं, और इनका जवाब रियासत, समाज और वालिदैन ने देना है। इसी सेंसिटिव मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होने और माशरे के लिए एक नॉर्मल मामला बनने की ज़रूरत है। पैनल के लिए सवाल, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा, गुज़िश्ता 3 साल में 10,000 वाक़यात रिपोर्ट, बड़ा जिम्मेदार कौन, रियासत, समाज या पेरेंटिंग? ज़ैगम साहिब, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? क्या किसी एक जगह जिम्मेदारी डाली जा सकती है या बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि नंबर हर गुजरते साल बढ़ रहा है, हम हैंडल करने में नाकाम है। आयशा, जिस तरह से बच्चा पूरे माशरे की जिम्मेदारी है और रियासत की जिम्मेदारी है, तो बच्चे के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो ये पूरे माशरे की, फैमिली से लेकर कम्युनिटी, शहर, माशरा और रियासत सब नाकाम हो रहे हैं। बच्चे हमारे भेड़ियों के हवाले हैं, उनके अपने घरों में उनसे ज्यादती होती, जहां उनको काम के लिए भेज दिया जाता है वहां ज्यादती होती। पीर अफरानीपुर का वाकया आपने देखा, मासूम बच्चों को वरगला के उनके साथ ज्यादती करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। आपने ज़ैनब अंसारी का वाकया देखा, ब्लैकमेल किया जाता है। आपने कसूर में पहले देखा कि दर्जनों, शायद सैकड़ों बच्चों के साथ ये काम किया गया, जिनके वीडियोस बनाई गई, शायद बेची भी गई, उनको ब्लैकमेल किया गया। और पहले हमें याद तो है 1990 में एक बंदे ने 100 बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें तेजाब के ड्रमों में डाल के पिघला दिया था लाहौर शहर में। ये हमारे बच्चों का हाल है, जिस माशरे में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर सड़कों पर कर रहा है। और जब इदारों में उनके साथ ज्यादती हो, इदारों में वो महफूज ना हो, सरकारी स्कूलों में महफूज ना हो, मजहबी दरसगाहों में महफूज ना हो, तो फिर हमने इदारे कैसे बनाए? ये वो इदारे हैं जिन्हें बच्चों की तरबियत करके उन्हें मुस्तकबिल का लीडर बनाना है, मुस्तकबिल उन्हें हैंड ओवर करना है, वहां उनसे ज्यादती है। मेरे ख्याल इस मसले में एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि हमने इस तरह का इसको टैबू बना दिया है कि ना तो हम बच्चों से बात करते हैं, ना तो उनको तैयार करने देते हैं, और हद ये है किसी और को इजाजत नहीं देते।
جو NGOs بچوں کی ذہنی تربیت کا کام کرتے ہیں, ان کو شعور دینے کا کام کرتے ہیں, ان کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں, فتوے لگ جاتے ہیں, ان کو اسکولوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی, ٹھیک اسکولوں میں نہیں بتایا جاتا اور بتانے کی اجازت نہیں دی جاتی ٹھیک کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچے کیسے محفوظ بنائیں. درست. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے یہ نہیں کر رہے, اس کے ساتھ جسٹس سسٹم ہے, جسٹس سسٹم کی ناکامی کا آپ نے اشارہ کیا, ٹھیک ہو پولیس ہو, انویسٹیگیشن ہو, پراسیکیوشن ہو, ڈاکٹر ہو, اس میں وکیل ہو, اس میں پولیس ہو, کوئی بھی تیار نہیں ہے بچوں کے تحفظ. زیغم صاحب یہیں سے آپ کی گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. حماد صاحب, یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور جس کے اوپر واقعی پورے معاشرے کو سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. مجموعی طور پر کنوکشن ریٹ کی بات کروں تو بمشکل 3% ہے اس ملک میں. تکنیکی وجوہات کی بنا پر معاملات ختم ہو جاتے ہیں, کمزور پروسیکیوشن ہے. نظام انصاف کتنا بڑا ذمہ دار ہے اس معاملے کا؟ نظام انصاف بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا سماج ہے, جتنی ریاست ہے. ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ بار بار ہم نے یہ اعداد و شمار جب ہم گنتے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ اعداد و شمار نہیں ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ ہمارے بیٹے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ساری بات انہوں نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کر لی, اس پر سارے انہوں نے پہلوؤں اس کو ٹچ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی بات ہے کہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی اور روایات کی آڑ میں یا دین کی اوٹ میں یہ ہم اس طرح اس معاملے کو دبا نہیں سکتے ہیں. یعنی ہمیں سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے بچوں کو بتانا پڑے گا, گھروں میں پہلے بتانا پڑے گا, وہاں سے اسکول میں جائیں تو استادوں کو بتانا پڑے گا, آپ کے کورسز میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. سیکس آپ ایجوکیشن نہ دیجئے, کم از کم سیکشول ہراسمنٹ سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہوتی کیا ہے, اس کی کیا کیا شکلیں ہیں, اب بچوں کو بتانا پڑے گا. جہاں پر بتایا جاتا ہے وہاں بھی یہ جرم ہوتا ہے, وہاں بھی یہ روکنا بڑا مشکل ہے. لیکن کم از کم یہ پہلی سطح ہے, یہ منیمم یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا نا کہ ہم لوگوں پہلے آپ استادوں کی تو ٹریننگ کریں, کون بتائے بچوں کو, وہاں پر تو یہ بات ہوتی ہی نہیں. معیوب بات سمجھی جاتی ہے. جب تک آپ بچوں کو انکریج نہیں کریں گے ٹو اسپیک اپ تو بچے نہیں بولتے. اب دیکھیں اس کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کتنے سال کے بعد وہ مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور دھمکا رہا ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں, بچوں کو خوف زدہ کر رکھا تھا, بچے ڈرے ہوئے ہیں, اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر پاتے, اپنے بہن بھائیوں سے بات نہیں کر پاتے. یہ ساخت ہے نا ہمارے معاشرے کی, اس کی خوبیاں بھی ہیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں ہو رہا ہے. ہم سفر کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے جو دوسری بات کی طرف اشارہ کیا نا, زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اس پر, یہ سب سے اہم بات. یعنی ہمیں اس سلسلے میں قوانین تو موجود ہیں, انہیں اور سخت بنائیے, اس کا کوئی سمری سسٹم بنائیے. میرا خیال ہے اگر کوئی کیس ملٹری کورٹ میں جانے کا حقدار ہے تو وہ یہ کیس ہے. اس طرح کے کیسز ہیں. میں نے بات اس لیے کر دی کہ آپ دیکھیے نا اس کا سمری کو ٹرائل کیجئے, نشان عبرت بنائیے, نشان عبرت بنائیے. یہ کیس دب جاتا ہے, اس کے بعد نئے کیسز آ جاتے ہیں, میڈیا ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, مجرم رہا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک انکریجنگ قسم کا نظام ہے نا ان بھیڑیوں کے لیے, یہ ایک انکریجنگ نظام ہے, اسے روکنے کی ضرورت ہے اور زیرو ٹالرنس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک کے بعد شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, جنسی تعلیم کا فقدان ہے, جو کوئی شخص بچہ بچی متاثرہ ہو, اس کے معاشرہ اس سے برا سلوک کرتا ہے, والدین کی لاپرواہی ہے, پیرنٹنگ کتنی ذمہ دار ہے, اور کیا ہم معاشرے کو اگر اس خوف کے ساتھ ترتیب دے رہے ہیں تو کہاں جائیں گے ہم؟ اچھا, پیرنٹنگ کو چھوڑ دیجئے, اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں. خیر, ایک تو یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ لوگ, بلکہ ہم کہتے ہیں 60% لٹریسی, پتہ نہیں کس قسم کی لٹریسی ہے, لیکن جو جس قسم کی تعلیم اور آگہی ہونی چاہیے ہمارے والدین میں وہ نہیں ہے. تعلیم کا وہ لیول نہیں ہے, آگہی کا شاید تعلیم ہو بھی لیکن آگہی کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ اپنی اولادوں کو آج کے اس مشکل دور میں کس طریقے سے سمجھانا ہے یا آگے لے کے چلنا ہے. اس پہ بات پہلے بھی ہوئی ہے. دوسری بات, سماج کون تشکیل دیتا ہے؟ سماج تشکیل پاتا ہے حکومتوں اور ریاستوں کے ریاکشن سے. حکومت اور ریاست ایک ہی چیز ہوتی ہے, حکومت ریاست کی ذمہ دار ہوتی ہے. جب ریاست کی بات کی جاتی ہے تو یہ انسان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ریاست کو چلا رہے ہوتے ہیں. ان کی 3-4 ذمہ داریاں کیا ہیں سماج کے لیے؟ حقوق ہوتے ہیں, وہ دینے چاہیے. فرائض ہوتے ہیں, ان کی بہت کلیئر تنبیہ کر دینی چاہیے. ڈسپلن سکھایا جاتا ہے قانون کی شکل میں, قانون کی عملداری ہوتی ہے, اور اس کے بعد قدریں ہوتی ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ قدریں کہاں پامال ہو گئیں. آج سماج میں قدریں پامال ہو گئیں تو ہم آج اس گفتگو پہ اس پہ بات بہت دفعہ بھی کر چکے ہیں اور آج پھر کر رہے ہیں. وہ قدریں پامال ہوتی ہیں کہ the fish rots from the head. جب سر سے راٹ کرتی ہے مچھلی,
جو کہ آپ کا سماج کا ایک اور ریاست کا اور حکومت کا جو ایک امتزاج بن کے بنتی ہے، تو پھر وہ بدقسمتی سے آپ کے اوپر سے یہ بیماری نیچے شروع ہوتی ہے۔ اگر آج قانون اور قانون کی عملداری ہوتی اور یہ سارے انصاف کا نظام اس قسم کا ہوتا کہ چند لوگوں کو لٹکایا گیا ہوتا، اب تک نشان عبرت بنا دیا گیا ہوتا کس شکل میں بھی ایک قانونی عمل کے تحت، تو میں دیکھتا کہ کس طریقے سے اس کی رکاوٹ نہ آتی۔ عائشہ، میں اور آپ اور ہم سب کب سے ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، تو کیا اب بھی کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ تو ہم سب کے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، وہ سب اس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے خدا را ان لوگوں کے جو آگے بیٹھے ہیں حکومتوں کے اندر اور ریاستیں چلاتے ہیں، ان کے بھی تو بچے ہوں گے اور ان کے بچوں کے بچے بھی ہوں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی خاطر ہی کچھ کر لیجئے، لیکن اس کو رکنا چاہیے، بالکل رکنا نشان چاہیے، عبرت بنانا چاہیے۔ درست۔ افتخار صاحب، کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ قوانین ہیں، بلکہ سخت قوانین ہیں۔ زیرو ٹالرنس کی بات ہوئی، گفتگو سب کر لیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، مگر زیرو ٹالرنس عملاً کہیں بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سزائے موت دی جا چکی ہے، 3 آدمیوں کو برسر عام تخت دار پر لٹکا دیا گیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اصل میں ہمیں فیملی میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی جو تربیت ہے یہ لازمی طور پہ دینی چاہیے، یہ والدین کا کام ہے۔ دوسری بات ہے زمانے میں ہوا تھا نا یہ، جی وہ پپو ارشد پپو، ہاں جی، 60 کی دہائی کا سزائے موت دی گئی، فیروز پور روڈ پہ جو ہے جیل، بہت اس دیر کے تک فرق پڑا۔ پڑا ہوگا جی، میرے لیے جی 3 آدمیوں کو گڈ دیا ٹچ گیا۔ اور بیڈ ٹچ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو والدین سکھا سکتے ہیں۔ والدین کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نشان عبرت بنانے کے لیے 14 سال سے کم کی سزا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سزا 6 مہینے میں مقدمے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اس فیصلے کے اندر خصوصی عدالتیں بنائی جائیں۔ اس کا اگر خصوصی عدالتیں نہیں ہیں تو یہ بنائی جائیں، اور خصوصی عدالت میں ایک مرد اور ایک عورت جج کے طور پہ بیٹھے۔ بس ایک ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، یہ سمجھانا ہے ماں باپ نے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی اساتذہ نے۔ دوسری ہے سزا، 14 سال سزا، 6 مہینے فیصلہ، اللہ خیر سزا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ درست ہو گیا، یعنی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اب مزید ٹیبو نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنے بچوں سے ان کو صحیح اور غلط بتائیں اور بولنا سکھائیں، کہ جہاں وہ تکلیف محسوس کریں، برا محسوس کریں، بول کے والدین کو بتائیں، اور اس کے بعد حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ اگر کہیں ایسے لوگ سامنے آئیں جو ذمہ دار ہیں ایسے واقعات کے، تو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ معاشرے کے لیے وہ عبرت بن پائیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔